ठीक है। तो पिछले लेक्चर में हम आपको बताए थे कि अब आप क्या करेंगे, जब एक कोड़ी खंड का डिजाइन करेंगे तो आप उस केस में आवश्यक क्षेत्रफल भी निकालेंगे और आवश्यक परिभ्रमण त्रिज्या भी निकालेंगे, और इस मान के आधार पे आप क्या करेंगे, टेबल से कोणीय खंड का चुनाव करेंगे। तो आपका जो आवश्यक क्षेत्रफल आया था वो आया था 1212.5 mm, और आपका जो आवश्यक परिभ्रमण त्रिज्या आया था वो आया था 17.85 mm, जो कि हमने आपको पिछले लेक्चर में इस प्रॉब्लम का जिक्र किया था। ठीक है, तो उसके आगे हम लोग देखते हैं। तो यहाँ तक आवश्यक क्षेत्रफल तक और आवश्यक परिभ्रमण त्रिज्या तक आप निकाल लिए थे वैल्यू को। अब इसके आगे देखिए, तो अब हम क्या करेंगे, टेबल में जाएंगे और ऐसे कोणीय खंड का चुनाव करेंगे जिसका क्षेत्रफल 1212.5 mm स्क्वायर तथा परिभ्रमण त्रिज्या 17.85 mm स्क्वायर के बराबर हो या उससे अधिक हो। तो जब हम टेबल में गए हैं तो 90 × 8 में एक ऐसा कोणीय खंड था जिसका क्षेत्रफल 1212.5 mm से अधिक है, मतलब 1379 mm स्क्वायर है, और इसका जो न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या है वो कितना है, आर मिनिमम 17.5 है। अब आप देख रहे हैं कि हमको तो ऐसा परिभ्रमण त्रिज्या लेना था, ऐसा सेक्शन चूज करना था जिसका परिभ्रमण त्रिज्या 17.85 से अधिक है, लेकिन यहाँ पे तो 17.5 है। तो ये जानिए कि अगर परिभ्रमण त्रिज्या का मान कुछ कम भी है लेकिन अगर क्षेत्रफल का मान अगर ज़्यादा है तो भी वह सेक्शन सेफ रहेगा। अगर मान लीजिए क्षेत्रफल का मान ज़्यादा है और आवश्यक परिभ्रमण त्रिज्या से परिभ्रमण त्रिज्या का मान कम भी है तो भी जो हमारा सेक्शन होगा वो क्या होगा, सेफ होगा। ठीक है, अब देखिए, अब जब आप सेक्शन का चुनाव कर लिए हैं तब आप वहाँ से निकालेंगे लैम्डा का मान, यानी तन्यता अनुपात का मान। तो तन्यता अनुपात बराबर क्या होता है, प्रभावी लंबाई बटे न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या, और प्रभावी लंबाई अभी आप निकाले हैं, कितना आया है, 17.85 आया है। अब उसमें आप क्या करेंगे, 17.5 से भाग दे देंगे, तो आपका जो तन्यता अनुपात का मान आएगा वो आएगा 102। अब इस मान के लिए आप क्या करेंगे, टेबल से सिग्मा AC का क्या करेंगे, मान निकालेंगे। अब जब आप टेबल में जाएंगे तो चूंकि क्वेश्चन में जिक्र नहीं किया है कि आपको FY 250 के लिए देखना है कि FY 260 के लिए देखना है कि FY 270 के लिए देखना है, तो जब नहीं कहता है, पराभव प्रतिबल का मान नहीं दिया रहता है क्वेश्चन में, तो उस केस में आप हमेशा पराभव प्रतिबल 250 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर के लिए उसी टेबल में आप क्या करेंगे, उसी कॉलम में आप क्या करेंगे, देखेंगे। तो जब आप FY 250 वाले टेबल में आप देखेंगे तो अनुगेय संपीड़न प्रतिबल का मान विभिन्न विभिन्न तन्यता अनुपात के मान के लिए क्या रहता है, दिया रहता है, और ये जो मान देता है वो 10-10 के अंतराल पे वैल्यू दिया रहता है टेबल में, न कि डायरेक्टली जो तन्यता अनुपात का मान आएगा उसके लिए दिया रहेगा। तो जब आप टेबल में जाएंगे तो L/R का जो मान है वो 10 पे दिया रहेगा, 20 पे दिया रहेगा, 30 पे दिया रहेगा, 40, यानी सब 10-10 के अंतराल पे सिग्मा AC का मान दिया रहेगा। लेकिन डायरेक्टली अगर 10 और 20 के बीच में कोई वैल्यू हो, 20 से 30 के बीच में कोई तन्यता अनुपात हो, तो इसके लिए डायरेक्टली मान क्वेश्चन में नहीं देता है, सॉरी टेबल में नहीं देता है। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे हमको 102 तन्यता अनुपात वाले मान के लिए हमको क्या करना है, सिग्मा AC का मान निकालना है। ठीक है, तो मैंने बोला है आपको कि ये जो वैल्यू देगा सिग्मा AC का वो 10-10 के अंतराल पे देगा, लेकिन हमको तो निकालना है 102 के लिए। तो 102 जो आता है तन्यता अनुपात वो 100 और 110 के बीच में आएगा। क्यों 100 और 110 के बीच में आएगा, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया है कि जो मान दिया रहेगा वो 10-10 के अंतराल पे दिया रहेगा। तो 102 किसके लिए आएगा, 100 और 110 के बीच में आएगा। तो 100 के लिए, यानी तन्यता अनुपात 100 के लिए जो सिग्मा AC का मान होता है वो 80 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर होता है, और 110 के लिए जो मान होता है वो 72 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर होता है सिग्मा AC का। तो इस दोनों मान के आधार पे इंटरपोलेशन के द्वारा आप क्या करेंगे, 102 के लिए सिग्मा AC का मान निकालेंगे। ठीक है, अब देखिए, तो लिखेंगे L/R
102 के लिए सिग्मा AC का मान आप किसके द्वारा निकालेंगे? इंटरपोलेशन के द्वारा निकालेंगे। तो सिग्मा AC बराबर हो जाएगा दोनों मान में से जो वैल्यू अधिक हो। मीन्स अगर सिग्मा AC का मान 100 तनुपात वाले मान के लिए अधिक है कि सिग्मा AC का मान 110 वाले तनुपात के लिए अधिक है। तो आप देख रहे हैं कि 80 और 72 में कंपेयर कर रहे हैं तो 80 जो मान है वो अधिक है। तो 80 माइनस इन दोनों का डिफरेंस यानी 80 और 72 का डिफरेंस बटे 10 गुणे 2। कैसे 2? तो जो 102 है 102 को क्या करते हो, आगे का जो दोनों अंक है दहाई वाला उसको छोड़ देते हैं। यानी ऐसे कह सकते कि पीछे से सिर्फ इकाई अंक को लेके चलते हैं, बाकी के आगे के अंक को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। ठीक है, या तो ऐसे लिख लीजिए या तो ऐसे भी कर सकते हैं कि 80 माइनस दोनों का डिफरेंस गुणे इकाई अंक के आगे 102 में क्या करिए, दशमलव लगा दीजिए और दशमलव वाले मान को ले लीजिए। ठीक है, यानी 80 माइनस दोनों का डिफरेंस करेंगे तो 8 और गुणे 0.2 कर देंगे तब भी सिग्मा AC का मान आएगा। नहीं तो सिग्मा AC बराबर लिख सकते हैं 80 माइनस दोनों का डिफरेंस मतलब 80 माइनस 72 बटे 10 और गुणे 102 में क्या करेंगे, इकाई का अंक ले लेंगे, बाकी को छोड़ देंगे। तो इकाई का अंक 2 है तो 2 को लिख लेंगे। और जब आप इसको हल करेंगे तो सिग्मा AC का मान आएगा 78.4 न्यूटन प्रति mm²। अब जब स्टड की सामर्थ्य निकालेंगे, जब हम मेंबर की सामर्थ्य निकालेंगे तो P बराबर होता है A गुणे सिग्मा AC यानी एरिया गुणे सिग्मा AC। तो ये बराबर हो जाएगा 1379 गुणे 78.4। 1379 क्या है, तो जब आप टेबल से जो सेक्शन चूज किए उसका एरिया है इंटू सिग्मा AC। तो इस तरह से जो आपका सामर्थ्य आया 108.1 किलो न्यूटन आया। और यह उपांग पर आ रहे भार से अधिक है कि नहीं है, तो 97 किलो न्यूटन से अधिक है। अतः जिस कोड़ी खंड का हम लोग चुनाव किए हैं वो जो कोड़ी खंड है वो क्या है, सेफ है। क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट टाइप्स के प्रॉब्लम को देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट टाइप का जो हमारा प्रॉब्लम है वो क्या है, देखिए कह रहा है एक ISWB 550 @112.5 किलोग्राम प्रति मीटर का प्रयोग स्तंभ के रूप में किया गया है। ठीक है, जिसकी प्रभावी लंबाई 6 मीटर दिया है और पराभव प्रतिबल FY का मान दिया है 260 न्यूटन प्रति mm²। तो कह रहा है कि स्तंभ की सामर्थ्य ज्ञात कीजिए। अब देखिए ISWB का मतलब ये होता है कि इंडियन स्टैंडर्ड वाइड बीम। वाइड मीन्स क्या होता है, चौड़ी बीम। यानी इंडियन स्टैंडर्ड वाइड एक बीम है जिस बीम की गहराई जो है 550 है। इसका मतलब ISWB के आगे जो 550 शो कर रहा है वो 550 उस बीम की क्या है, गहराई है। और @112.5 किलोग्राम प्रति मीटर का मतलब ये है कि इसका जो प्रति मीटर का जो भार है ISWB मेंबर का वो कितना है, तो 112.5 किलोग्राम प्रति मीटर है। ठीक है, अब देखिए अब क्या करेंगे, डायरेक्टली आप टेबल से इसके सारे प्रॉपर्टी को क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। क्या क्या नोट करेंगे, भार नोट कर लेंगे, क्षेत्रफल नोट कर लेंगे, IXX IYY का मान नोट कर लेंगे, RXX और RYY का मान नोट कर लेंगे। इतने सारे वैल्यू को, इतने सारे प्रॉपर्टी को आप क्या करेंगे, टेबल से डायरेक्टली नोट कर लेंगे और ये सारी वैल्यू आपको टेबल में डायरेक्टली मिल जाएगी। ठीक है, अब देखिए जब टेबल में डायरेक्टली मिल जाएगी तो अब यहाँ से क्या आप निकालेंगे, तन्यतानुपात का मान। और तन्यतानुपात बराबर क्या होता है, L/R यानी प्रभावी लंबाई बटे न्यूनतम आवश्यक या न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या। तो यहाँ पे आवश्यक नहीं होगा, न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या होगा। ठीक है, अब देखिए न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या क्या लेंगे, तो RXX या RYY दोनों में जो कम मान होगा वो R मिनिमम के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि RYY का मान RXX से क्या है, कम है। तो 51.1 mm क्या हो जाएगा, R मिनिमम का मान हो जाएगा। और जो प्रभावी लंबाई L होगा वो कितना होगा, 6 मीटर यानी 6000 mm। अब क्या करेंगे, टेबल से
एफ वाई बराबर 260 न्यूटन प्रति एम स्क्वायर के लिए सिग्मा ए सी का मान निकालेंगे। तो किस अनुपात के लिए निकालेंगे? तो 170.42 के लिए निकालेंगे। अब 117 किसके किसके बीच में आएगा? तो 110 और 120 के बीच में आएगा। क्योंकि टेबल में 110 के लिए सिग्मा एसी का मान दिया है, 120 के लिए दिया है, लेकिन 117.42 के लिए नहीं दिया है। तो इस मान के लिए हम लोग इंटरपोलेशन के द्वारा क्या करते हैं? सिग्मा एसी का मान निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे? तो देखिए, अब आपका यल बाई आर यानी तन्यता अनुपात 110 के लिए सिग्मा एसी का मान दिया है 73 और 120 के लिए सिग्मा एसी का मान कितना दिया है? 64 न्यूटन प्रति एम स्क्वायर। तो आप इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो वो कितना आएगा? 9 आएगा। किसका? 73 और 64 का डिफरेंस। तो इस आधार पे हम क्या करेंगे? 117.42 के लिए सिग्मा एसी का मान निकालेंगे, यानी तन्यता अनुपात 117.42 के लिए सिग्मा एसी बराबर हो जाएगा, दोनों में से जो वैल्यू अधिक होगी, यानी दोनों सिग्मा एसी मान में से जो मान अधिक होगा उसको पहले नोट कर लेंगे। तो 73 अधिक है तो उसको हम पहले नोट कर लिए, माइनस दोनों का डिफरेंस, दोनों सिग्मा एसी का डिफरेंस तो कितना आया है? 9। तो 73 माइनस 9 गुणे, अब इसमें क्या करेंगे? मैंने अभी आपको बताया है कि 117.42 में क्या करेंगे? दशमलव के एक अंक को आगे खसका के और दशमलव के आगे वाली वैल्यू को छोड़ देंगे, पीछे वाली वैल्यू को ले लेंगे। तो जब दशमलव को आगे बढ़ाएंगे तो आपका मान क्या आएगा? 11.742। किसमें दशमलव आगे बढ़ाना है? तो जिस तन्यता अनुपात के लिए आपको सिग्मा एसी का मान निकालना है। तो 117.42 के लिए हमको सिग्मा एसी का मान निकालना है। तो दशमलव को जब आप आगे बढ़ाएंगे तो कितना होगा? 11.742, 11.742। तो दशमलव के आगे वाले वैल्यू को छोड़ देना है और दशमलव के पीछे वाले वैल्यू को ले लेना है। तो जब लेंगे वैल्यू तो कितना आएगा? 0.742। और इसमें आपने क्या किया? इन दोनों मानों के डिफरेंस से, यानी सिग्मा एसी के दोनों मानों के डिफरेंस से मल्टीप्लाई कर दिया 9 से और इसको अधिक मान में से घटा दिया। तो इस तरह से जो हमारे सिग्मा एसी की वैल्यू आई है वो 66.322 न्यूटन प्रति एम स्क्वायर आया है। और जब इस मान में आप क्षेत्रफल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका सामर्थ्य आ जाएगा। तो हमारा सामर्थ्य कितना आया है? 950.66 किलो न्यूटन। और यही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि इस प्रॉब्लम में हमको सामर्थ्य ज्ञात करना था। ओके, अब इसके आगे के टाइप्स के प्रॉब्लम को या फिर लेक्चर को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। थैंक यू।